इत्यादि के आत्मकहानी इस पाठ का भाग नंबर 2 हम देखते हैं। इस भाग में हम आगे का भाग देखते हैं। चले पन्ना नंबर 16 दूसरा पैराग्राफ देखिए। क्या राजा, क्या रंक, क्या पंडित, क्या मूर्ख, मेरे पास भेदभाव नहीं है, मुझे सब समान है। राजा हो, रंक हो, पंडित, ज्ञानी, मूर्ख, आपको पता है। किसी के घर जाने आने में मैं संकोच नहीं करता, किसी के पास जाने आने के लिए मेरे पास भेदभाव नहीं है। अपनी मान हानि नहीं समझता, अन्य शब्दों में यह गुण नहीं है। कुछ शब्द ऐसे ही है, मान सम्मान देखते हैं, गरीब श्रीमंत देखते हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। वे बुलाने पर भी मैं कहीं जाने आने में गर्व करते हैं, आदर चाहते हैं, पर सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर उठ भागते। जिस शब्दों को सम्मान नहीं मिलता वो उठते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन समय पर नहीं आते। इसका मतलब यही है प्यारे बच्चे, कुछ शब्द उसी समय ही इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किया जाता है वाक्यों में। समय का माहौल देखकर इसका प्रयोग किया जाता है। मुझ में यह बात नहीं है, इसी से मैं सबसे प्यारा हूँ। मैं ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं मानता, इसीलिए मुझे पूरे शब्दों के समाज में मेरा स्थान सबसे बड़ा है। परोपकार और दूसरे का मान रखना तो मानो मेरा कर्तव्य ही है, मेरा फर्ज है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। संसार में ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता? इस दुनिया में मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन है कि जिसके काम मैं नहीं आता? मैं सबका काम करता हूँ, सबके काम आता हूँ। कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाजों में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता। वैसे ही मैं भी छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की दरिद्रता झटपट दूर कर देता। अब एक दृष्टांत लीजिए। मैं एक दो बातें, प्रसंग, छोटे छोटे सावधानियां मैं बताता। छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊपर नहीं, राजा नहीं, रंक नहीं, मैं 2 दृष्टांत बताता। देखो, दृष्टांत का मतलब यही है कि एग्जाम्पल, उदाहरण दे। तो पहला उदाहरण देखिए, वक्ता, वक्ता भाषण देने वाला, स्पीच करने वाला। महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। एक महाशय, महाशय व्यक्ति भाषण देने के लिए खड़े हो गए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए। सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर मुन्ना भी, पर देखे पन्ना भी उलटने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस, आपको इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते कि मुझे ये आता है, वो आता है, लेकिन करते समय कुछ नहीं आता। वैसे इस वक्ता को ऐसा लगा कि मैं कितना भी टाइम आराम से बोलूँगा, लेकिन जब भी बोलने के लिए खड़ा हुआ तो नहीं बोल पाया। तभी इधर उधर से सुनकर 2-1 शास्त्रों और शास्त्रकारों का नाम बहुत जान लिया है, कहने को तो खड़े हुए हैं, पर क्या कहे। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतारने, और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खुसते इधर उधर ताकने। देखिए, अभी आगे का समझ में नहीं आ रहा, यानी भूल गए वो पूरा भाषण, आगे क्या बोलने वाला है वो भूल लेने के बाद वो उन्होंने क्या किया, अपने जेब में से रुमाल निकाला, मुंह पे लगा दिया और खांसने की थोड़ी सी याद करने के लिए वो खांसने का समय ले लिया। इधर उधर देखते पसीना आ गया, पसीना पोंछते पोंछते उसको लगा कि याद आ जाएगा, लेकिन 2-4 बूंद पानी भी उन्होंने उनके मुखमंडल पर झलकने लगा, लेकिन पसीना छूटा, लेकिन आगे का याद नहीं आ रहा। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, अब ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने पर से मुरझाने लगा। अभी उसको ऐसा एहसास हो गया कि मुझे आगे बोलने को नहीं आएगा,
तो उसका पसीना और नर्वसनेस चेहरे पर दिखने लगा, निस्तेज चेहरा होने लगा। उनकी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उसकी यह स्थिति देखने के बाद इत्यादि को बहुत दुख हो गया। उसी समय मैं बिना बुलाए उनके लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, देखिए, वो वक्ते के पास जाकर उनके कान में कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं की, डरो मत, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आपके जी में जो आवे प्रारंभ कीजिए, फिर तो मैं कुछ निभा लूँगा। आप शुरू करो, आगे का मैं निभा कर ले लूँगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आ गया। वह बोलना शुरू कर दिया। उनका मन फिर जो का त्यों हरा भरा हो उठा। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े और आकाश मंडल में चिंता का चिन्ह जो दिखने लगा था, वो बदल गया। चिन्ह का बादल दिख पड़ा था। वह एक बारगी फट गया। उत्साह का सूर्य निकल आया। वो उत्साहित होकर आगे बोलने लगा, यानी आगे का पूरा उसको दिमाग में आने लगा, याद आ गया। अब लगे वे वक्तृता झाड़ने, महाशयों, धम्म शास्त्रकार, पुराणकार, दर्शनकारों ने कर्मवाद इत्यादि जिन जिन दार्शनिक तत्व रत्नों का भारत के भांडार में भरा है, उन्हें देखकर मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य पंडित लोग बड़े अचंभे में आकर चुप हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। अभी आपको समझ में आया होगा इत्यादि का कितना महत्व है, समझे? सुनिए। और किसी समालोचक महाशय का किसी ग्रंथकार के साथ बहुत दिनों से मनमुटाव चला रहा था, अपने मनमर्जी चल रही थी। जब ग्रंथकार की कोई पुस्तक समालोचना के लिए समालोचक साहब के आगे आई, तो पुस्तक को बहुत कुछ ध्यान देकर उलटकर उन्होंने देख लिया। किसी से कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला। आगे पीछे पलट कर किताबों की गलतियां ढूंढ रही थी, लेकिन नहीं मिली। दो एक साधारण छापे की भूले निकले, पर इससे तो सर्वसाधारण की तृप्ति नहीं होती, मन को शांति नहीं मिलती। वे झटपट मेरी शरण में आए। फिर क्या है, है याद आ गया। उन्होंने उस पुस्तक की समालोचना कर डाली। पुस्तक में जितने दोष हैं, उन सभी को देखकर हम ग्रंथकार की योग्यता का परिचय देना तथा अपना पत्र का स्थान भरना और पाठकों का समय खोना नहीं चाहते, पर दो एक साधारण दोष हम दिखा देते हैं, जैसे इत्यादि इत्यादि। यह कहकर वह बता देते हैं। पाठक देखे, समालोचक साहब का इस समय मैंने कितना बड़ा काम किया है। यदि यह अवसर उनके हाथ से निकल जाता तो वे अपनी मनमुटाव का बदला कैसे लेते हैं। मन मर्जी से हर एक जो जैसा लिखता है वैसा कैसा लिखता है, यह हमने आपको बता दिया है। यह तो हुई बुरी समालोचना की बात। यदि भली समालोचना करने का काम पड़े तो मेरे ही सहारे वे बुरी पुस्तक की भी ऐसी समालोचना कर डालते हैं कि वह पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती है और उसकी मांग चारों ओर से आने लगती है। जो ऐसी अच्छी किताब है, किताबों की कभी भी ऐड करनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने किताब पढ़ी, उसको दिल में बैठ गई, पसंद आई, उसके अंदर की बातें, भाषा, शैली वगैरह सब कुछ, तो अपने आप से वो प्रसिद्ध हो जाती है। उसको एडवर्टाइज देने की ज़रूरत नहीं होती, विज्ञापन करना नहीं होता। चलो आगे देखिए। कहाँ तक कहूँ, मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ।
कहाँ तक कहूँ मैं मूर्ख को विद्वान बनाता हूँ। तो चले आगे देखिए, जिसे युक्ति नहीं सूझती है उसे युक्ति सुझाता हूँ, जिसको कल्पना नहीं सूझती उसको कल्पना सुझाता हूँ। लेखक को यदि भाव प्रकाशित करने को भाषा नहीं जुटती तो भाषा जुटाता हूँ। कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता हूँ। सच पूछिए तो मेरे पहुँचते ही अधूरा विषय भी पूरा हो जाता है। मैं जहाँ पहुँचता हूँ वहाँ जो शुरू है वहाँ सब पूरा कर देता हूँ। बस क्या इतने से ही मेरी महिमा प्रकट नहीं होती। चलते चलते मैं आपको यह बात बता चलूँ कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। लोगों ने भी मेरे स्वरूप को संक्षिप्त करते हुए मेरा रूप परिवर्तित कर दिया है। अधिकांशतः मुझे आदि के रूप में लिखा जाने लगा है। आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। इत्यादि का संक्षिप्त यानी शॉर्टली, प्यारा नाम है ना, वो आदि कर दिया है। इत्यादि इतना बड़ा लंबा चौड़ा बोलने से आदि शॉर्टकट मार दिया है, तो यह उनका नाम प्रसिद्ध हो गया है। तो प्यारे बच्चे, इस पाठ के सवाल जवाब आप देख लीजिए। इसमें तो सर्वतः ग्रामर है, व्याकरण है, सवाल जवाब तो है ही नहीं। पठनार्थ पाठ है, तो इसके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि यह मैंने आपको बता दिया है पिछले साल। उसके आधार पर यह सब आप लिख सकते हैं। ओके बाय। ये लिखकर मुझे भेज दीजिए।